बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है। आज का हमारा जो मौजू होगा वो बेसिकली जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, हमने देखा है कि हमारी पॉपुलेशन का अगर 50 to 60% अगर पॉपुलेशन देखें तो वो डायबिटीज़ हैं या शुगर के पेशेंट हैं या इसके अलावा वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ओबीज़ हैं या वो मोटापे का शिकार हैं, गॉट का इशू है या नी जॉइंट की प्रॉब्लम्स है, या इसके अलावा उनके माइंड के ऊपर चलने वाली बेशुमार ऐसी थॉट्स हैं कि जिनका कोई हल नहीं है। तो इसी तरह हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, जो कि बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, डेली बेसिस पे हम सैकड़ों मरीज़ों का मुआयना करते हैं और फिर हम यहाँ पे पहुँचते हैं। और इसी तरह मेरी जो टीम है जो यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, उनका भी डेली बेसिस पे वो ग्राउंड रियलिटी के साथ टच रहते हैं और डेली बेसिस पे सैकड़ों लोगों के साथ उनका इसी तरह का इंटरेक्शन होता है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे मरीज़ जिनको कोई क्रोनिक डिजीज़ होती है, उनके ऊपर नफ्सियाती उनके क्या इशू होते हैं। इसी तरह अगर गायनी के ऊपर हम चले जाएँ, यानी जच्चे बच्चे की अमराज देखें, तो उनके ऊपर बेऔलादी का अगर इशू ले लें तो उनके माइंड के ऊपर होने वाले जो नफ्सियाती अवामिल हैं, इनको कैसे रिलीज़ किया जा सकता है। और फिर जो गैर ज़रूरी तौर पर आपकी थॉट्स आपके माइंड को टच करती हैं और फिर आपकी ज़िंदगी को बेमज़ा कर देती हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया जा सकता है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिन शख्सियात को दावत दे रखी है, वो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इमरान जावेद गौरी साहब, जो कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और सर की बेशुमार खिदमात हैं और बेशुमार अवेयरनेस के सेशन मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारे साथ फ़ीमेल की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको टाइटल करने के लिए मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निम्रा अरशद मौजूद हैं। निम्रा साहबा, आपको भी वेलकम टू द शो। तो हम बगैर किसी ताख़ीर के और वक़्त को ज़ाया किए बगैर और सर की एक्सपर्टी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सबसे पहले सर की तरफ जाऊंगा और आपके जहनों के अंदर उठने वाले हर सवालात की अक्कासी करने की कोशिश करूंगा। कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम को पूरा देखिएगा और इंटैक्ट रहिएगा। बेसिकली हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपके जहनों के अंदर उठने वाले हर सवालात का जवाब तलाश करें। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू कि आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया। और सेकंडली मेरा ये सवाल है कि नफ्सियाती इशू पैदा क्यों होते हैं। पहले तो यहाँ पे हमें आपके सवाल को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा कि नफ्सियात को और फिर उसके बाद इश्यूज़ को, ये अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है। नफ्सियात कभी भी इशू नहीं होती। नफ्सियात एक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है। हम जो उस इशू से जो पहले की सिचुएशन है, जो प्री सिचुएशन है, वो भी नफ्सियात है। और जो बाद के हालात हैं वो भी नफ्सियात है। ठीक है। सो जब हम बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, उसको भी हम नफ्सियात ही के एक किस्म समझते हैं, एक हालत समझते हैं। ठीक है। और जो उसके किसी भी हादसे या इशू के बाद आते हैं, उस हालत को भी हम नफ्सियात ही के ज़िम्मे में लेते हैं। ठीक है। अब नफ्सियात में अगर आप गौर करके देखिएगा तो फिर इस लफ्ज़ को भी दो हिस्सों में तकसीम करना होगा। ठीक है। कि आप नफ्स को अलग कर लीजिए और याद को अलग कर लीजिए। याद इल्म है। ठीक है। और नफ्स कहते हैं आपके जो अंदर एक सोच चल रही है, जो कहते हैं ना इस पे काबू डालना, तो ये सोच पे काबू डालना जिसको कल्ब कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके इनर के ऊपर जो है वो जो कंट्रोल है आपका या उसका इल्म जो है वो नफ्सियात कहलाता है बेसिकली। अब उसको जो आगे फिर इश्यूज पेश आते हैं उसको डिस्कस हम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ सोचों का आना, सोच बुनियादी तौर पे एक सरगर्मी है। ठीक है। यानी जब हम सोच रहे होते हैं उस वक्त बाकायदा हमारा पूरे का पूरा बॉडी जो है वो एक एक्टिविटी में होता है। ठीक है। बेशक हम बैठे हुए सोच रहे हैं, बेशक हम चलते हुए सोच रहे हैं, बेशक हम ड्राइविंग करते हुए सोच रहे हैं। और उसका सबूत ये है कि जिस वक्त आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं तो बाज़ औक़ात आप रास्ता भूल के कहीं और निकल जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको पीछे से हॉर्न की आवाज़ भी नहीं सुन रही। तो इसका मतलब ये है कि सोचना एक सरगर्मी है। ठीक है। अब जब आप सोच रहे होंगे, सोचना किसी काम को पहले से या किसी काम के दौरान, इस तकसीम का कुदरत ने खुद से बंदोबस्त किया हुआ है। ठीक है। और जब हम उस एक्टिविटी को इख्तियार करते हैं तो ये ओवरलैपिंग होती है।
कि यानी हम काम करते वक्त भी सोच रहे हैं, ठीक है, तो फिर यकीनन जो है वो ऐसा वक्त होता है कि ओवरलैपिंग की वजह से या तो हम टायरिंग फील करते हैं, ठीक है, या फिर अब दीगर जो हमारी ट्रिगर्स हैं वो ऑन हो जाते हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारी फटीग्स हो सकती हैं। आपको जो है स्ट्रेस आ सकता है, स्ट्रेस दबाव को ही कहते हैं कि जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी चीज़ को तो वो सुप्रेशन होता है। सुप्रेशन से आप स्ट्रेस की तरफ, स्ट्रेस से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये फिर उसकी कैटेगरीज है। सो मेरे नज़दीक ये चीज़ है कि एक वक्त में अगर एक काम किया जाए और उसको सोचा पहले जाए, सोचने के बाद जब आप काम कर रहे हैं तब नहीं सोचें। ठीक है, तो एक वक्त में अगर एक काम करेंगे तो फिर इशू नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, इशू क्रिएट ही उस वक्त होता है कि जिस वक्त हम थिंकिंग और डूइंग दोनों को ओवरलैप करते हैं। अच्छा निम्रा, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। मैं ये पूछता हूँ कि जैसे ही हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी होती है वुमेन के अंदर, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो उनके मूड चेंजिंग आती हैं, इसकी क्या वजूहत है? सर देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसा चेंज है जिसमें उसकी पूरी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज जो है वो आ रहा होता है। तो जब वो फिजिकल चेंज आ रहा होता है, आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं और आपके दिमाग में ये चीज़ होती है कि आपने अपनी भी ग्रोथ को एक मद्देनज़र रखना है और एक दूसरा जो आप प्रेग्नेंट हैं उस चीज़ को भी आपने साथ लेकर चलना है। तो उसकी वजह से वो जो स्ट्रेस फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वो प्रेगनेंसी के अंदर उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए फैमिली सपोर्ट जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके अंदर आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, आप एंशियस फील कर रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को उस टाइम पर एक्सेप्टेंस भी नहीं मिल रही होती, इस वजह से कि शायद ये औरत कंसीव नहीं करना चाह रही। इस तरह के कुछ फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम चिड़चिड़ापन जो है आपके अंदर, एक जो एंजाइटी वाली फीलिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो जिसकी वजह से वो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल उस सिचुएशन में अगर आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या आप एंशियस फील करें, तो एक्सेप्टेंस एक की फैक्टर है जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। जैसे सर ने भी कहा कि आप एक टाइम पर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होके काम करें, जैसे कहा जाता है थिंक बिफोर एक्शन। तो उसी तरह की चीज़ है कि आप किसी चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर लें कि ये चीज़ मेरे साथ होनी है। यू आर नॉट ओनली द वन कि जो आप इस स्टेज से गुजरी हैं। इस चीज़ को जनरलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीनेटल स्टेजेस होती हैं जिसमें आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी तरह से जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद औरतों के अंदर जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो देखा जाता है। बेबी ब्लू का एक कॉन्सेप्ट है जो उनके अंदर देखा जाता है। तो उस टाइम जो है कंसल्टेशन लेना और इस चीज़ को जो है कन्वे करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके साथ अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह से, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आपके साथ हो और आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो उसको एक बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ समझा जाता है कि तुम ज़हनी तौर पर भी ठीक नहीं है और जिस्मानी तौर पर भी ठीक नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को और इस चीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गायनी के अंदर हम डिफरेंट वर्कशॉप सेमिनार्स जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं और उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिसमें उनको बताया जाए कि जब औरत कंसीव कर लेती है उस टाइम ड्यूरेशन में वो इन जिस्मानी, यानी आप ये कह रही हैं कि औरत के साथ जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, जी, वो भाई का रिश्ता है, वो उसकी बहन का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, सास का रिश्ता है या माँ का रिश्ता है, तो उनको भी साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो तब जाके उनकी जिंदगी आसान। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो आप ये समझती हैं कि गायनी के जैसे हम समझते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, अब अगर वो ओवरवेट भी है, अब उसने ओवरवेट का भी स्ट्रेस लिया हुआ है, प्रेगनेंसी का भी स्ट्रेस लिया, तो दोनों को वो कैसे साथ लेके चलेंगे? सर देखिए, प्रेगनेंसी के बाद आपका वो जो एक वो चीज़ आती है तब भी आप वेट गेन आपका हो जाता है और फिर एक प्रेगनेंसी में वो चीज़ होती है, लेकिन वो तब थोड़ी एडजस्टेबल होती है कि मतलब आप जब कंसीव कर लेंगे तो आपका वेट लॉस जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है वो कंपैरिजन है। आप कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। अगर आप किसी चीज़ में कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। यहाँ पर नेचुरल सी चीज़ है कि आप अपनी पहली लाइफ को और अपनी इस लाइफ को कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो। वेट लॉस और वेट गेन वाली जो जर्नी होती है आपकी, आप उसमें कंपैरिजन करते हो, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा स्ट्रेस और ट्रॉमेटिक फील करना शुरू कर देते हो। इसी तरह से फिर जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपके घर वाले भी कहते हैं कि वो तो उसने तो कंसीव किया था, वो तो पतली हो गई। हमारे जो नॉन क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना जी, वो ये कहते हैं कि आप शीशा देखना छोड़ दें ताकि आपको अपनी असल तस्वीर ही नजर ना आए कि आपके अंदर क्या चेंजिंग हो रही है। तो खैर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सर मैं आपकी एक्सपर्टी का फ़ायदा उठाते हुए मेरा ये सवाल है कि शुगर के मरीज़ जो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, उनके ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो उसको कैसे डाउन करें? हाँ, सबसे पहली बात तो ये चीज़ होती है कि शुगर शायद एक ऐसी डिज़ीज़ है
बल्कि मैं उसको डिजीज से ज़्यादा प्रोसेस ये समझता हूँ। लाइफस्टाइल चेंजिंग ये एक प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस में अगर उस शख्स के जहन से ये बात निकाल दी जाए कि उसने कुछ चीज़ों को छोड़ा है, ठीक है, तो ये स्ट्रेस उसका कम हो जाता है। ठीक है, आप अगर उसको ये कह देते हैं या उसका माइंडसेट ये बना देते हैं कि उसने कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट किया है, तो जब नई चीज़ों को अडॉप्ट करेगा तो कुछ पुरानी चीज़ों को एलिमिनेट करेगा, ठीक है, क्योंकि गुंजाइश तो आपके स्टोमक में उतनी ही है ना जितनी कि पहली थी। ऐसे ही, लेकिन अब आप उसमें वीट कम कर रहे हैं, तो वीट की जगह पे अब आप कंपनसेट करके आप उसके अंदर जो है वो दूसरा आटा इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें जौ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप उसमें गंदम से हटते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप चीनी से निकलते हैं तो फिर चीनी का अल्टरनेट आपके पास अवेलेबल है। सो ऐसा नहीं है कि जिस वक्त हम ये बात करते हैं या वो ये समझते हैं या जनरली हमारे यहाँ इस डिज़ीज़ को ये समझा जाता है कि ये क्योरेबल नहीं है, ठीक है, और साथ में हमने वो जो अंगूठे कटने और टांग कटने और हाथ कटने, इसके जो रेयर इंसिडेंट्स होते हैं कि वो कई हज़ारों में, कोई शायद लाखों में कोई एक पेशेंट कोई ऐसा, और वो पेशेंट होगा जिसने केयर नहीं की, नेग्लेक्ट होते हैं, निगलेक्ट। सो जो बाकी लोग क्योर करते हैं, जो क्योर होते हैं, जो बल्कि सेल्फ क्योरिंग है उनकी, कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को टोटल स्विच ऑफ कर दिया। आपने नए सिरे से आपने वॉक स्टार्ट कर दी, आपने मॉर्निंग वॉक है, आपकी नाइट वॉक है, आपने डाइट को थोड़ा सा प्लान कर लिया है, आपने उसके बाद जो है अपने ऊपर ये फोकस करने, लाइफ उतनी है जितनी डिसिप्लिन लाइफ में आप लाइफ थोड़ी सी आपने अपने आप को जो है वो एक चेंज किया ना आपने, बल्कि अब उस चेंज को एंजॉय करें। चेंज हमेशा अच्छे के लिए होती। तो जो पहले वाली चेंज थी उस चेंज में आपने जी भर के खा लिया और अपनी मर्जी का खा लिया। अब ज़रा थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा जो ब्रोशर बनता है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े फल लिखे होते हैं, बड़ी हदायत लिखी होती हैं, कैलोरीज की काउंटिंग लिखी होती है, तो अगर उनके सामने लिख दिया जाए ना कि जो पहले आप खा रहे थे वो इतना हार्मफुल था, ये जो खा रहे हैं ये बाकी वाला ज़िंदगी श्योर है कि आप चलते फिरते जाएंगे, आपने टाइम अपना पूरा करना है। तो जो अब डाइट आप खा रहे हैं ये सिलेक्टेड डाइट है, ये आपकी बॉडी से मैच करती है, ये आपकी हेल्थ के लिए दुरुस्त है, ये किसी भी किस्म की आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जो डाइट इससे पहले आप यूज़ कर रहे थे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपने खुद देख लिए कि यू आर नाउ डायबिटिक और द प्री डायबिटिक। एक चीज़। सेकेंडली, हम ये समझते हैं, बार बार ये समझते हैं कि शायद शुगर की वजह से हमें स्ट्रेस है। मैं आज ये बात ये कहनी चाहूँगा, हमें स्ट्रेस की वजह से शुगर होता है। हमें शुगर की वजह से स्ट्रेस को लेके तो फिर तो हम ये समझेंगे कि ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि शुगर तो है, उसके साथ तो अब हमने लाइफ गुजारनी। तो इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रेस को भी साथ में मल्टीप्लाई कर लें। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस ये है, स्ट्रेस के बारे में बल्कि एक चीज़ कहनी चाहूँगा, ये डिजीज़ नहीं है। पहली बात तो ये कि साइकोलॉजी में एक भी लफ्ज़ डिजीज़ का इस्तेमाल ही नहीं होता, यानी डिजीज़ साइकोलॉजी में है ही नहीं, उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। पेशेंट का लफ्ज़ साइकोलॉजी की डिक्शनरी में ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ कौन है? क्लाइंट, सब्जेक्ट। और मर्ज की जगह पे क्या है? डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्डर है। और डिसऑर्डर क्या है? कोई एक चीज आपने उठा के 2 से 1 की जगह पे कर दी है, कोई चीज उठा के आपने 3 से 4 की जगह पे कर दी, उसको हमने बस उसको दोबारा से तरतीब में लाना है। तो जब तरतीब में लाएंगे तो ये साइकोलॉजी। तो डिसऑर्डर से इन ऑर्डर में, तो आउट ऑफ ऑर्डर ना करें। हम बेसिकली उस शुगर को अपने ऊपर सवार करके हम आउट ऑफ ऑर्डर हो रहे हैं। जी ठीक। मैडम, मोटापे के जो इफेक्ट होते हैं नफ्सियाती तौर पर, इसको हम कैसे रिलीज करें? सर, मोटापे की मतलब जैसे मैंने अभी आपको पहले ये बात बताई कि आप ओबीस हो जाते हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि आपको स्ट्रेस की वजह से आपको शुगर होती है, शुगर की वजह से आपको स्ट्रेस नहीं होता है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं कि अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, अगर आपका हेल्दी ईटिंग पैटर्न नहीं है, जैसे अब हमारी जो यंग जनरेशन का प्रॉब्लम है, हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हम लोग नाइट टाइम में जॉब्स करें, जैसे यूएसए टाइमिंग्स है, हमारी कॉल सेंटर्स की जॉब है, तो हमारा जो हार्मोनल और स्लीप साइकिल है वहीं से जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा स्लीपिंग पैटर्न ख़राब है, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि दिन की रोशनी में तुम रिस्क तलाश करो और रात में रिस्क देने वाले को तलाश करो। लेकिन यहाँ पर हमने पूरा निज़ाम तब्दील कर दिया है सिर्फ एक पैसे को अर्न करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, इस माशरे में अपने आप को सेट करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। तो अगर आप अपनी पूरी स्लीपिंग पैटर्न्स, अपनी साइकिल को चेंज करें तो आपके ईटिंग पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे।
आप जो एक टाइम पर आप खाना खा रहे हैं, जैसे रात के टाइम में है कि आप कुछ अमाउंट में खाना खाएं, आप रात को जंक फूड्स खा रहे हैं, सुबह आपकी देर से हो रही है, फिर आप खाना खा रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में खाना खा रहे हैं। आप जी अपने मैडम, सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्योंकि यहीं पे हम दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम बाकी भी कई चीज़ें जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो हम ब्रेक के बाद अपनी बातों को वहीं से। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हम क्रोनिक डिजीज़ में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को नफ्सियाती तौर पे कैसे रिलैक्स करना है, इस पर बात कर रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों के बाद ईद उल फितर आने वाली है, जब ये हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ईद उल फितर के हवाले से जो फैमिलियों के अंदर एक डिस्टर्बेंस होती है, लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट भी होते हैं, तो माएँ डिप्रेशन के साथ आती हैं, बाप डिप्रेशन के साथ आता है, भाई बहनें एक दूसरे के डिप्रेशन के साथ क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं। तो उनके जो इश्यूज़ होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि जो फ़लाँ जो बंदा है उसने फ़लाँ कैटेगरी के कोई मोबाइल लिया है, गाड़ी ली है, कपड़े लिए हैं, ज्वेलरी ली है, अब हमारा जो बच्चा है या बच्ची है या हमारी फैमिली जो है वो भी बाज़िद है उसी तरह का, तो वो इसके लिए भी उनके एक नफ्सियाती एक दबाव होता है। इससे हम कैसे निकलेंगे, इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। तो मैडम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया था, तो आप वहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करें कि मोटापे का जो स्ट्रेस है, ख़ासतौर पे ईद के दिनों में जब सूट पूरा नहीं आएगा, पुराने कपड़े पूरे नहीं आएंगे, तो औरतें जो है वो उसमें भी कन्फ्यूजन का शिकार होंगी, तो वो अपने आप को कैसे रिलैक्स मूड में लाएं? सर फिर मैं यही बात करी थी कि वो उनकी जो साइकिल है वो पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है। तो फिर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक ही टाइम पर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब कुछ कंज्यूम करें तो आप ओबीज हो रहे हैं। यहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल को चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने कहा कि शुगर के पेशेंट्स जब उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो उनके अंदर जो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ही उनके लिए प्रॉब्लमाटिक होता है या उनके अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि साइकोलॉजी के साथ न्यूट्रिशनिस्ट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तो ऐसा। यहाँ पर अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट से या फॉर अच्छा, एग्जाम्पल, इसमें एक और ऐड ऑन करें कि मैंने देखा कि बाज़ दफ़ा लोग जब नफ्सियाती दबाव का शिकार होते हैं तो वो ज़्यादा खाते हैं। जी 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 सर इसकी ये भी क्या रीज़न होती है? सर जैसे अभी सर ने बताया कि डिसऑर्डर है, वहाँ पर कैटेगरीज हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो डिप्रेशन का क्राइटेरिया है कि या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना शुरू कर देंगे या बहुत ज़्यादा कम खाना शुरू कर देंगे। तो ये फिर उसके उस डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है कि आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है या वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो उस स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना, आपके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन की एक्सरसाइजेस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टिंग के अंदर। और फिर वो जब ओबीज हो जाती हैं तो वही चीज़ उनके अंदर पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट कर रही होती है। तो उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो उनको सिखाई जाती है, फिर हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट जो करना है वो सिखाया जाता है, और फिर उसके बाद जो उनकी जो खाने से रिलेटेड जो सारा स्केजुलिंग है वो की जाती है। ये न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिल के ये दो काम किए जा सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि दोनों डोमेन्स एक साथ चलती हैं, ये दोनों अलग नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों डोमेन्स को अलग अलग कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप अगर खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस भी, हर इंसान डिफरेंट है, उसका जो मैकेनिज्म है वो सारी चीज़ें डिफरेंट है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं वैसे अगर अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो जब हम किसी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं ना कि आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या आपको न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, तो वो क्या कहता है, वो सर जी तुसी कर दो जो भी करना है, क्योंकि मैं उधर भी जाऊंगी इधर भी जाऊंगा। तो वो लोग चूँकि फाइनेंशियली शायद उनको प्रॉब्लम्स है या फीसों की वजह से, या लोग ये सफ़र नहीं करना चाहते या एक दूसरे सेशन में पढ़ना नहीं चाहते। तो सर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ब्लड प्रेशर के और दिल के मरीज़ जो हैं, जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल चेंजिंग की वजह से उनको हार्ट इश्यूज़ हो गए, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो गए, अब वो जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे रिपोर्ट होते हैं तो उन्होंने ऐसे आके बाजू रखते हैं टेबल पे कि सर ज़रा बीपी चेक करें, फिर साथ ही कहते हैं कि हार्ट रेट भी देखें, ईसीजी भी करवा लें। तो वो नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। हम उनको कैसे नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप चूँकि खुद मेडिकल डॉक्टर हैं और आप जानते हैं कि दिल की धड़कन का जो तेज़ होना है ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि ये कार्डियक डिजीज़ की वजह से, वो तो एंडोक्राइन प्रोसेस पे हम शिफ्ट होते हैं तो उसकी वजह से वो जारी होते हैं। और हार्ट बीट का तेज़ होना, जिस वक्त हम अपने पेशेंट को इस बात पे कायल कर लेते हैं या ऑन एयर जाने पर भी ये बात कहते हैं कि दैट इज़ अ सेफ्टी, और ये तो अलार्म हुआ है, क्योंकि अगर वॉक के दौरान आपकी हार्ट बीट बढ़ती है तो वेट कम होता है। तो एग्जैक्टली और फिर उसका फ़ायदा भी ये होता है कि दिस इज़ बेसिकली अ इंडिकेशन कि मियाँ थोड़ा सा रुक जाएं, ये जो आप करने जा रहे हो ना
ये आपकी कैपेसिटी से, ये आपकी बॉडी की जो ताकत है उससे ज़्यादा हो रहा है, रुक जाओ यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो हम आके करते हैं कि जी मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, देखिए उस वक्त जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ है दैट इज़ नॉट ड्यू टू अ कार्डियक डिजीज, मेडिकल उसको मानती भी नहीं है कि एक शख्स चल के आ रहा है, जब तक वो प्रॉपरली बैठ नहीं जाता, तसल्ली के साथ उसकी बॉडी एक काम सिचुएशन में नहीं आ जाती, हम उस वक्त तक तो वाइटल ही नहीं ले सकते। ऐसे? अगर हम वाइटल्स लेंगे तो वो डिस्टर्ब्ड वाइटल्स होंगे ऐसे? बिल्कुल इसी तरह से जो ईसीजी है उसकी, वो भी कभी भी ऐसा नहीं। और ईसीजी को मैं आपकी मदद से ये बात भी पब्लिक को बतानी चाहूँगा, लोगों को बतानी चाहूँगा कि मियाँ जो ईसीजी इज़ नॉट कोई ऐसा टेस्ट के जिसको स्टैंडर्ड बना लिया जाए, वो स्पेसिफिक उस सिचुएशन में तो हो सकता है कि कहाँ कहाँ हार्ट रेट जो है वो डिस्टर्ब हुई, लेकिन अगर उस सिचुएशन से पहले या उस सिचुएशन के बाद की ईसीजी करेंगे तो नॉर्मल लाइफ में देखो तो वो तो नॉर्मल आएगी। सो इसलिए उसको भी कभी भी ये फील नहीं करना चाहिए। हम बेसिकली गूगल ने ना हर घर में डॉक्टर पैदा कर दिए, यूट्यूब ने हर घर में डॉक्टर पैदा कर दिए। अब प्रॉब्लम ये बन रही है, जो सिम्टम्स हैं दो एक पैरेलल सिम्टम चल रहे हैं ना, एक अच्छा डॉक्टर जो है वो देख सकता है कि भाई ये दो सिम्टम एक ही डिजीज में इकट्ठे नहीं हो सकते, ये या तो इसको जो है वो गैस्ट्रोलॉजी का कोई प्रॉब्लम है और या फिर इसको जो है वो कोई कार्डियक इशू है, ये दोनों इकट्ठे एट ए टाइम नहीं हो पा रहे। तो अब वो क्या करते हैं, हम कोई भी मेडिसिन देखते हैं, हम उस मेडिसिन के वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि उसके क्या क्या नुकसान आते हैं, उसके फ़वायद क्या क्या, सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट की हुई, और फिर उन सिम्टम्स को रीड करके हमने अज्यूम कर लिया दैट आई एम अ कार्डियक पेशेंट, ये मेरे लिए है, ये सारे देखो ये सिम्टम भी मेरे पास है, ये देखो ये सिम्टम भी मेरे पास है। अब उसको ये पता नहीं चल रहा मियाँ कि ये जो जिस्म मेरा थका हुआ है ये मैं उसकी वजह से भी हो सकता है, मेरी जो हार्ट बीट तेज हुई है, मैं जो ये स्वेटिंग हो रही है मुझे, वो भाई इस वक्त जो मुझे स्वेटिंग हो रही है वो तो आपकी लाइटों के प्रेशर से हो रही है। अगर इसको मैं लीड करूं इस बात के, डॉक्टर साहब बोलने के फौरन बाद अगर आपका भी हार्ट रेट देखेंगे तो डिफरेंट, तो डॉक्टर साहब मैं अब यहाँ पे कहूँ, डॉक्टर साहब आप जानते हैं मेरी इंजन हुई है, खुदा के लिए मुझे लग रहा है मुझे स्वेटिंग हो रही है, मेरा बॉडी बड़ी कूल हो रही, नो नेवर एट ऑल। सबसे पहली बात तो ये चीज़ है कि हर डॉक्टर जो है, आप समझते हैं मुख्तलिफ सेशंस होते हैं ऐसे। हमारी कम्युनिटी में आप एक फिजिशियन के पास जो है वो कार्डियक डिजीज़ को भी देख रहा है, वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ को भी देख रहा है, वो पल्मोनिक डिजीज़ को भी देख रहा है, वो दीगर जो हमारे मसाइल हैं, वो न्यूरो के इश्यूज़ हैं, उन सब को भी देख रहा है। सो मेरे नज़दीक ये चीज़ है कि हम अगर कहें कि हमारी कम्युनिटी इतनी अफोर्डेबिलिटी में आ जाए कि वो 4-5 अलग अलग डॉक्टर्स को जो है डिफरेंट स्पेशलिटी में जाए, वो मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। मेरे नज़दीक हमें फिर उस पर्सन को जो है वो अवेयर करना चाहिए कि एक मेडिकल डॉक्टर जो है वो साइकोलॉजी को भी जानता हूँ और उस साइकोलॉजी को कैसे उसने उसको रिहैब करना है उसको भी जानता हूँ, और फिर उस वक्त जिस वक्त उनके आगे फिर जूनियर्स, जैसे आप देखिए कि अनफॉर्चुनेट के सरकारी हॉस्पिटल्स में तो इंटर्नशिप के लिए हमारे साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेकिन करते हैं कब तक, 3-4 माह किया और उसके बाद फारिग। लेकिन क्या हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वहाँ पर आप क्यों नहीं उसको क्लब कर देते कि भाई अगर एक डाइजेशन इशू है ना तो उसके लिए एक छोटा सा सेशन जो 2, 4, 5, 10 मिनट का वो भी करेगा। सेकेंडली मैं जो यहाँ पे आपसे एक टाइम लेते हुए इस बात को जो है ना मैं करना चाहूँगा कि आप जब जो डाइट ले रहे हैं उस डाइट को क्या आप समझते हैं कि वो आपकी बॉडी के साथ मैच करती है या आपकी बॉडी की जो नीड है उसके साथ मैच करती। हम ये ख्याल करते हैं आपने जो खाया, आपकी बॉडी के अंदर एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री लगी हुई है, आपके खाने से उसने सारे निकालने हैं, नींद का एलिमेंट भी उसी से निकलना है, आपके इन्फ्लेमेशंस भी वहीं से निकलने हैं, आपके एंटीबायोटिक्स भी वहीं से निकल, हाँ विटामिन ई नहीं निकलेगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो अब ये जो सब कुछ आ रहा है मेरी बॉडी में, उन प्रोटीन्स की, उन मिनरल्स की या उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है या किसी एक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वही वाली डाइट खाता जा रहा हूँ। सो अंडरस्टूडली वो क्या होगा, वो जो हम कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम बेहतर होना, मैं कहता हूँ इम्यून सिस्टम बैलेंस्ड होना, ना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। जब बैलेंस्ड होगी तो फिर आप जो है वो तभी होगी जब बैलेंस डाइट लेंगे। एग्जैक्टली। और अब आपके उसी सवाल पर कि पब्लिक को चाहिए, मैं ये ख्याल करता हूँ कि ये जो आप गूगल डॉक्टर जो है या जो यूट्यूब डॉक्टर्स है,
खुदा के लिए इसको सिर्फ नॉलेज के तौर पे लें, हाँ, अप्लाई ना करें आप। और सेकेंडली जो मेरे डॉक्टर्स हजरात हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप डायग्नोस्टिक बेस्ड डिजीज पे आएँ, आप कंप्लेंट बेस पे ना आएँ। हमारा जो पेशेंट है वो आके जो बताता है, हम चूँकि जल्दी में होते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है, तो हम डायग्नोस्टिक्स की तरफ जाते नहीं और कंप्लेंट्स की मेडिसिन लिख के दे देते हैं। जी ठीक है जी। डॉक्टर साहब 2 मिनट हैं, इसमें आप बताएं कि ईद की शॉपिंग के हवाले से जो बच्चे अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं और मेंटली उनको टॉर्चर करते हैं, तो इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? सर देखिए, हम जो सोसाइटी में भी ग्रो कर रहे हैं ना, हम बड़ी वर्नरेबल सोसाइटी में, और बीइंग अ यंग जनरेशन हम बड़े वर्नरेबल हैं। एक तो सोशल मीडिया यूज़र जो है, बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है ना वो हमें इन्फ्लुएंस करें इनडायरेक्टली, अगर हम नहीं भी होना चाह रहे। ठीक है, हमारे पास एक इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ठीक है, ये जो स्क्रॉलिंग है ना, ये वाली हैबिट जो है, ये हमारे अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस डेवलप कर रही है। और ये जो जनरेशन डेवलप हो रही है ना, ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस की जनरेशन है, जो कि एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन नहीं, लेकिन एक नेगेटिव कॉम्पिटिशन को कम्पीट करने के लिए हर चीज़ जो है वो दाव पे लगा रही है। अब जैसे हमारे पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर आप जितने इन्फ्लुएंसर्स को आप देख रहे हैं, आपके पास हर चीज़ की वहाँ पर रीच है, आपने आपके पर्टिकुलर ब्रांड है, आप उसको लाइक कर देते हैं। ठीक है, अब वो जो चाह है आपके अंदर, वो जो डिज़ायर है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेना है, या जो आपका कंपटीशन अपने फ्रेंड्स के साथ है ना, तो वो जो सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से आपके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। राइवलरी वाली जो चीज़ है वो डेवलप हो गई है, हादसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये वाली चीज़ जो है, इसको चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो कोई अगर खूबसूरत लग रहा है तो वो वाली खूबसूरती हम भी अडॉप्ट कर लें, हम भी वैसे ही लगें। तो वो कंपैरिजन वाली चीज़ यहाँ पर फिर आ जाती है कि हम चाहते हैं कि हम वही लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो अचीव कर लें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसी वजह से वो बच्चे जो है, नौजवान नस्ल को जो आपको देख रही हैं, यंगस्टर फीमेल, उनको क्या पैगाम? सर मैं उनको यही कहूँगी कि कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है आप उसी में खुश हो। ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बी ग्रेटफुल वट एवर यू हैव, और उस लाइफ मूवमेंट को एंजॉय करें, रादर देन आप अपने कपड़े, जूतों और उन सब चीज़ों की वजह से अपने आप को डिप्रेस करके वो इवेंट्स जो हैं उनको आप ख़राब कर दें। बिकॉज हमारे ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेसर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं हमारे लिए, हमने उनसे भी डील करना है, रादर देन हम कपड़े जूतों में पड़े रहें कि ये चीज़ जो है इसको हम कैटर करें। अच्छा, लोग अगर अपना स्ट्रेस कम करने के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे करें? जी सर, मेरा फेसबुक आईडी है निम्रा अरशद के नाम से, लिंक्डइन है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जो है वो कॉन्टैक्ट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सेशंस जो हैं वो पॉइंट कर सकते हैं। जी सर, आखिरी 2 मिनट आपके पास है सर। पब्लिक के लिए वो मैसेज कि जो उन्होंने क्रोनिक डिजीज़ की वजह से या ईद की शॉपिंग की वजह से अपने हैवी किया हुआ, उसको वो स्ट्रेस कैसे रिलीज करें? मैं तो कहता हूँ कि हर कमरा, हर ऑफिस, उसकी हर दीवार पे ना एक लाइन लिख के लगा दी जाए, इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट द फियर, फेस द फियर। आप जो अपने डर से जीत सकता है वो दुनिया भर से जीत सकता है। सो मेरे नज़दीक ये चीज़ है कि इस खौफ से निकलें कि शायद जो है वो मैंने ईद पे ये वाले कपड़े पहन लिए तो मैं लोगों को जो है वो क्या दिखा सकूंगी। तो साइकोलॉजी ये कहती है द अपोनेंट इज़ 1000 टाइम मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ नॉट इन यू। सर, लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरे से कांटेक्ट तो सबसे बड़ी बात तो ये जी, मेरा रिमोट कंट्रोल डॉक्टर तनवीर अहमद चौधरी है। आप जब भी कोई रब्ता करना चाहें, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, डॉक्टर इमरान जावेद गौरी के नाम से मेरा पेज भी है, डॉक्टर दानिश अजीज़ जो कि मेरा कलमी नाम है उसके नाम से भी मेरा पेज है, और डॉक्टर danishaziz.com के नाम से मेरी वेबसाइट भी है, यूट्यूब का मेरा चैनल भी डॉक्टर दानिश अजीज़ के नाम से है, और आप बिल्कुल वहाँ भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और रूहानी सुकून के लिए भी लोगों को कुछ बताएं। मेरे नज़दीक रूहानी सुकून की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वो ये है कि कोई ऐसा दोस्त जो आपसे खफा है और वो इस वक्त किसी ज़रूरत में है, कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके साथ आपकी दुश्मनी है और वो इस वक्त ज़रूरत में है, आप उसकी मदद कीजिए। इससे बड़ा रूहानी सुकून कहीं नहीं मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाला। मैडम, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ शो में मौजूद थे डॉक्टर इमरान जावेद गौरी साहब, जिन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में और आपको आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी की। इसी तरह मेरे शो में तशरीफ़ रखती थी निम्रा अरशद, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, मोस्ट एक्सपीरियंस थी। उन्होंने भी फ़ीमेल के अंदर उनके माइंड में उठने वाले सवालात या उनके ऊपर, उनके नफ्सियाती मसाइल के ऊपर बात करने की कोशिश की। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे इस प्रोग्राम में जितनी भी बातें हमने की हैं
तो उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, आपने इन बातों को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।